हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी फिशर के बारे में। ठीक है, फिशर एक बीमारी क्या होता है, कैसे नहीं होता, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जनरली इसके पेशेंट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें लैटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि जब लैटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ कट वट सा गया है, या फिर बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लैटिंग सही से नहीं होती है, ब्लीडिंग होती है, खून आता है, इस तरह की कई तरह की दिक्कतें बताते हैं। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, जैसे कि लैटिंग के सही से ना होना, लैटिंग करते में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, लैटिंग के रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, हमेशा दर्द रहना, जलन रहना, ठीक है, अनकंफर्टेबल सा हमेशा फील होना, ये पूरी की पूरी जो आती है इसको फिशर के अंदर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर बताऊंगी कि ये फिशर होता क्यों है, ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले किस लिए होता है, क्या कारण होता है इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, और ये कैसे बनता है, थोड़ा इसके बारे में हमें पता हो जाएगा। क्योंकि आज के लिए ज्यादातर केस देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले व्हाट इज फिशर, फिशर है क्या, ठीक है। तो फिशर हमारा क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम एनल कैनाल बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एनल कैनाल। उसी के अंदर होने वाली एक बीमारी है, पर्टिकुलर इसी पार्ट में जो है क्या, एक दाना सा या फिर एक घाव, जिसको हम व्रड बोलते हैं, अल्सर यानी कि इलोंगेटेड अल्सर, लंबा सा एक व्रड सा बन जाता है, घाव सा बन जाता है इसी रास्ते में, गोल नहीं होके लंबा सा बनेगा, ठीक है, इलोंगेटेड अल्सर जब बन जाता है इसी को हम फिशर बोलते हैं, जो कि लैटिंग के बिल्कुल रास्ते में होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत भी होती है। पर्टिकुलर ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, जो एनल कैनाल है, ये होता कितना बड़ा है और इसमें कैसे कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि एनल कैनाल है क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतना तो हमें पता चल गया कि एनल कैनाल में होने वाली जो बीमारी है, एनल कैनाल के अंदर एक जो दाना सा डेवलप हो जाता है, मतलब एक घाव बन जाता है किसी भी तरह का, जो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, ठीक है, वो भी इलोंगेटेड शेप का, तो उसको हम फिशर बोलते हैं। तो एनल कैनाल क्या है, एनल कैनाल में ही क्यों होता है, ये पता होना चाहिए। तो जो हमारा इंटेस्टाइन, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने का पूरा पचने का प्रोसेस होता है, जो इंटेस्टाइन होता है, तो उसका सबसे लास्ट पार्ट होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एनल कैनाल होता है। नॉर्मली ये जो होता है 3.8 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, कितना होता है ये नॉर्मली जो होता है 3.8 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट जो होता है और फिर मिडिल पार्ट होता है, लास्ट में लोअर पार्ट। अपर पार्ट की जो लेंथ होती है वो 15 mm, मिडिल पार्ट की 15 mm और जो लास्ट वाले की 8 mm में करके कर लेते हैं, तो पूरा 3.8 सेंटीमीटर के लगभग हो जाता है। अपर पार्ट जो होता है वो अबाउट दी पेक्टिनेट लाइन, इसके जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो पेक्टिनेट लाइन होता है, उसके ओवर लाई करता है। और जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो पेक्टिनेट लाइन और व्हाइट लाइन ऑफ फिल्टर, सबने सुना होगा, व्हाइट लाइन ऑफ फिल्टर, इन दोनों के बीच में लाई करता है। और जो लास्ट पार्ट होता है वो लास्ट का व्हाइट लाइन ऑफ फिल्टर से नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है, ठीक है। तो जो ये फिशर डेवलप हो जाता है, ये पर्टिकुलर मिडिल पार्ट से लेके जो लोअर वाला पार्ट है उसमें लाई करता है। जो हमारा अबव पार्ट होता है उसके अंदर जैसे एनल वॉल्व होते हैं, साइनसेस होते हैं, क्रिप्ट्स होते हैं, ये सब होता है। मिडिल पार्ट में क्या होता है कि अगर आप पीआर करोगे, पैरेक्टल एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पे ग्रुप जैसे फील कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम बहुत सारा पैरेक्टल डिसीज में एग्जामिनेशन करने के लिए हम जब एग्जामिनेशन करते हैं, पीआर एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसमें ग्रुप्स वगैरह फील होते हैं, तो मतलब हमारी फिंगर जो है वो मिडिल पार्ट तक चली जाती है। उसके बाद जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं। बाकी कहीं पर भी स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है इसमें स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो पर्टिकुलर जो लोअर पार्ट में होने वाली जो बीमारी होती है, लोअर पार्ट और अब तक जो थोड़ा सा मिडिल पार्ट में चला जाता है, वो हमारा जो है फिशर के अंदर आता है। इतना समझ में आया। तो फिशर क्या है, फिशर जो है एक हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है, यानी कि एनल कैनाल में होने वाली एक बीमारी है, जिसके अंदर एक है ना व्रड जैसा या फिर कोई ऐसे बोल सकते हैं अल्सर टाइप का बन जाता है, वो भी इलोंगेटेड शेप का, उसको फिशर बोलते हैं। इतना समझ। अब दूसरा हम बोलते हैं कि ये ज्यादातर किन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो फिशर के ज्यादातर केस हमने जो देखे हैं वो फीमेल्स में ज्यादा मिलते हैं, और फीमेल्स में ही ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। औरतों में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आदमी, ठीक है। दूसरा, कभी कभार ऐसा नहीं है कि औरतों में तो ज्यादा होगा, बच्चों में भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि बच्चे में या फिर जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें कभी कभार देखने को मिल जाता है। दूसरा, ये जो फीमेल्स में होता है उसमें पोस्टीरियर फिशर जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। पोस्टीरियर फिशर और एंटीरियर फिशर का अगर रेशो देखा जाए इन फीमेल तो 60-40 का रेशो होता है, बट इन मेल में देखा जाए पोस्टीरियर फिशर और एंटीरियर फिशर का रेशो तो 90-10 का रेशो मिलता है। मतलब 90 अगर पोस्टीरियर फिशर 90% होगा तो 10 ही पेशेंट ऐसे होंगे जिनको एंटीरियर फिशर देखने को मिलेगा। तो ये जनरल एपिडेमियोलॉजी की किसमें कितना होता है, ज्यादातर केस जो है फीमेल में देखने को मिलता है और पोस्टीरियर फिशर के केस ज्यादा होते हैं।
अब तीसरा हम बोलते हैं कि पोस्टीरियर फिशर ही क्यों, ठीक है, ज्यादा होता है, एंटीरियर क्यों नहीं होता। आखिर जो फिशर होते हैं वो पोस्टीरियरली ही ज्यादा क्यों देखा जाता है। तो इसका एक रीजन बताया गया है कि जो एनल कैनाल है पूरा का पूरा, जो हमारा एनल कैनाल है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो राउंड है, जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, सबसे पहले अंदर की साइड इंटरनल स्फिंक्टर होता है और बाहर की साइड जो होता है हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो एंटीरियर साइड जो उसकी जो फाइबर्स होते हैं वो अच्छे से होते हैं, वो अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो कहीं से तरह से टूटने वगैरह का डर नहीं रहता, अच्छे से सपोर्ट मिलता है, वहां पे ट्रॉमा होने का चांसेस नहीं रहते हैं। वहीं जो पोस्टीरियर साइड होते हैं, ठीक है, एनल कैनाल के जो पोस्टीरियर साइड में होता है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर में जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं एक्सटेंशन के, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, जितना एंटीरियर होता है एज कम्पेयर टू, तो वहां पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जब प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता तो कुछ भी चीज जब एनल कैनाल से जाती है, कुछ भी ऐसे फोर्सफुली या इंसर्ट करते हैं, फोर्सफुली कुछ भी जाती है, तो पोस्टीरियर साइड जो है तो उसको ट्रॉमा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए पोस्टीरियर साइड जो है कट जाता है, पोस्टीरियर साइड जो है घाव बन जाता है, तो इसलिए पोस्टीरियर साइड जो है फिशर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसका एक कारण ही है। अब हम बताते हैं कि ये क्यों होता है, इसका मेनली कारण क्या है, ठीक है, फिशर का कारण क्या है, क्यों होता है। तो सबसे पहला इसका कारण है वो कॉन्स्टिपेशन, क्या, जिसको हम बोलते हैं कब्जियत। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि लैटिंग नहीं होती और होती है भी तो बहुत हार्ड होती है। तो पहला कारण यही से हो गया कि जैसे हार्ड स्टूल पास होगा, हार्ड स्टूल पास होता है, जो किसी भी चीज में से बहुत हार्ड स्टूल जाएगा, ठीक है, लैटिंग बहुत टाइट जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आसपास का एरिया है, ठीक है, जो एनल कैनाल के आसपास का एरिया है, इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो उसमें से ट्रॉमा हो जाएगा, मतलब उसमें घाव बन जाएगा, उसमें एकदम किसी तरह का ना चोट लग जाएगी, ठीक है, ट्रॉमा होगा, चोट लगेगी तो घाव बन जाएगा। अब चोट कहाँ लगेगी, ट्रॉमा कहाँ पर होगा, इंजरी कहाँ पर होगी, जहाँ पे वीक मसल्स होंगे, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्रॉपर सपोर्ट ज्यादातर कहाँ नहीं मिलता, तो पोस्टीरियर साइड नहीं मिलता, इससे ज्यादातर पोस्टीरियर फिशर देखने को मिलता है। पहला कारण इसका कॉन्स्टिपेशन है। दूसरा कारण इसका जो ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे कि अगर कोई फीमेल्स है और जब बेबी की डिलीवरी वगैरह होती है, डिलीवरी के दौरान जब बेबी का हेड है, जब बेबी का हेड पास होता है तो इसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है, इसकी वजह से भी ट्रॉमा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो फिशर डेवलप हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि मान लो अगर एक इट्रोजेनिक भी इसको बोला जाता है, मतलब एग्जामिनेशन वगैरह के द्वारा जो मतलब एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा प्रोक्टोस्कोप के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर बहुत प्रेशर के साथ प्रोक्टोस्कोप को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, देखने के लिए कि उसको क्या है, पाइल्स है, फिशर है, कुछ भी देखने के लिए, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट फोर्सफुली अगर एनल रूट में हम इंसर्ट कर देते हैं, उसकी वजह से भी वहां पर जो है ना ट्रॉमा होने के चांसेस हो जाते हैं, तो फिशर डेवलप हो जाता है। और भी इसका रीजन है, जैसे कि अगर हेमोरॉइड का ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, हेमोरॉइडोक्टोमी वगैरह हम किस कर रहे हैं, तो उसमें एक्सीजन वगैरह दिया जाता है। अगर लार्ज इंसीजन दे दिया, डीप एक्सीजन दे दिया, ठीक है, उसकी वजह से भी ये डेवलप हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से डेवलप होता है, जैसे कि इसके अंदर हमारा एक इन्फेक्शन भी आता है, ठीक है, अगर मान लो इन्फेक्शन हो गया, उस एरिया में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहां पर क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी होती है लूज हो जाती है, जितने भी हमारे स्फिंक्टर वगैरह की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर फाइब्रोसिस बन जाता है, उसकी वजह से भी वहां पर क्या होता है, फिशर डेवलप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से फिशर हो जाता है, बट मेनली कारण जो आपको ध्यान रखना वो पहला कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन, दूसरा किसी भी तरह का अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम फोर्सफुली तो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। बाकी और भी है, जैसे कि किसी को टीबी वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, बड़ी आंत की टीबी हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, ठीक है, इन सब के कारण भी देखने को मिलते हैं। इतना समझ में आया कि फिशर होता क्या है, ज्यादातर किन में देखने को मिलता है और इसका मेनली कारण क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके आगे कि फिशर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। अभी थोड़ी ना सारे फिशर हम ट्रीट नहीं कर सकते, सारे ठीक नहीं हो सकते, ऐसे नहीं है। अब फिशर्स के मेनली हम पढ़ेंगे टाइप, कितने प्रकार के होते हैं, कितनी स्टेजेस होती है, एक तरह से कह सकते हैं। तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्यूट, एक होते हैं क्रोनिक। एक्यूट मतलब जो अभी जो बिल्कुल ताजा ताजा होता है उसे, क्रोनिक मतलब जो पुराना हो जाए। अब कितना पुराना हो जाए, अगर मान लो कोई पेशेंट है वो बोल रहा है कि मेरे को 6 हफ्ते से ये बीमारी है, मतलब ये दिक्कत हो रही है, मुझे लैटिंग करने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है, ठीक है, तो इस तरह की अगर वो कंडीशन बता रहा है 6 हफ्ते से ऊपर हो गया है या 6 हफ्ते, तो वो क्रोनिक की कंडीशन में आ जाएगा। उससे पहले का जितना भी है वो किसमें आएगा, एक्यूट में। ज्यादातर पेशेंट हमें एक्यूट के देखने को मिलता है, क्योंकि एक्यूट वाला केस में जो है ना पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो पहले मैं बता देती हूँ एक्यूट में क्या होता है, उसके बाद में बताऊंगी क्रोनिक में क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एक्यूट केसेस में क्या देखने को मिलेगा आप सबको। जो एक्यूट केसेस होगा उसके अंदर पेशेंट बताता है कि उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द होगा उसको लैटिंग के रास्ते में, बहुत ज्यादा, खासकर जब वो लैटिंग करने जाता है, यानी कि ड्यूरिंग डेफिकेशन के दौरान उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। दूसरा, वहां की जितनी भी मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल जकड़ जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा जलन भी रहती है, दर्द भी रहता है।
दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन हमने बताई क्रोनिक कंडीशन, यानी कि 6 हफ्ते से ऊपर चला गया पेशेंट, 6 हफ्ते से ऊपर तक उसको ये दिक्कत रह गई, या मान लो 6 हफ्ते बाद ही आ रहा है, तो हमारी कंडीशन क्या कहलाती है, क्रोनिक कंडीशन कहलाती है। इसको जब एग्जामिनेशन या किसी भी तरह से हम देखेंगे तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जो एनल रीजन है, ठीक है, उसके अंदर हमें है ना एक क्या मिलेगा, नॉर्मली घाव मिलेगा, जिसको हम घाव बोल सकते हैं या फिर कोई अल्सर्स बोलेंगे, वो जो होता है डीप कोन शेप का मिलेगा, ठीक है, डीप होगा और कोन शेप का हमें एक अल्सर सा मिलेगा, पहला। दूसरी क्या होगी, उसकी जो मार्जिन होगी, जो चारों तरफ की उसकी जो लेयर होगी वो इडिमेटस होगी, मतलब सूजी हुई सी होगी, और उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा, साथ ही साथ जो मसल कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगी, मतलब क्या होगा कि आसपास की जितने भी मसल से वो जकड़ी हुई सी रहेगी, तो पेशेंट बताएगा कि मुझे दर्द होता है और जो ना खून वगैरह भी आता है, ये उसको सिम्टम्स बताएगा। बट इसको एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें हमें प्रॉपर डीप कोन शेप का मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम और भी ज्यादा इसके अंदर देखेंगे तो जो डीप कोन शेप की इसके अंदर हमें अल्सर मिलेंगे, उसके लोअर एंड पे हमें क्या होगा, लोअर एंड पे अगर हम देखेंगे तो टैग वगैरह भी मिल सकता है, और अपर एंड पे क्या होगा, जो पेपिला होते हैं, ठीक है, जो पेपिला होते हैं वो स्वेल हो जाएंगे, हाइपरट्रोफाइड हो जाएंगे उनका। ये कुछ कंडीशन थी जिससे हम पहचान सकते हैं कि एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। ये हाइपरट्रोफाइड जो पेपिला हो जाता है उसकी वजह से भी कई तरह से दर्द या ब्लीडिंग का कारण होता है। इतना समझ में आया? मेनली 2 प्रकार के आपको ये समझना है, एक एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट में बहुत ज्यादा पेन होगा, क्रोनिक में क्या होगा, पेन के साथ साथ उसको क्या होगा, स्वेलिंग वगैरह इडिमेटिस से प्रेजेंट रहेगी। अब मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं पेशेंट को, मतलब उसको क्या क्या दिक्कत होंगी, वो किस चीज से परेशान रहेगा, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले उसको दर्द, पेन। अब पेन किस तरीके का रहेगा, कब रहेगा, कैसे रहेगा। सबसे पहले पेशेंट आएगा तो बोलेगा कि जब भी मैं लैट्रिन करने जाता हूँ, मतलब जब लैट्रिन करने जाता हूँ तब है ना उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब लैट्रिन करते हुए उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा, लैट्रिन करने में बहुत ज्यादा दर्द होगा, यानी उसको पेनफुल डिफिकेशन होता है, और 3 से 4 घंटे तक लगातार उसको यही कंडीशन बनी रहती है, मतलब वो 3 से 4 घंटे तक हमेशा परेशान रहता है। दूसरा ये बताएगा कि जो मेरे को दर्द होता है ना, ऐसे लगता है जैसे कि कुछ कट रहा है, जैसे कुछ काट रहा है, कटिंग टाइप है, ये बहुत ज्यादा शार्प टाइप का वो पेन बताएगा, ठीक है, जैसे कि मेरे को कुछ काट रहा है, बहुत चुभन टाइप की वो बताएगा कि बिल्कुल शार्प पेन होता है, जैसे कि अब कुछ कट गया, ठीक है, ये कंडीशन बताएगा। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, पेशेंट बोलेगा कि जब मैं लैट्रिन करने जाता हूँ तो मेरे को ब्लीडिंग भी होती है। कोई पेशेंट आएगा बोलेगा ब्लीडिंग नहीं भी होती, मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो भी या भी नहीं भी, बट ज्यादातर हमने देखा है कि इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो इसमें ब्लीडिंग के भी एक फीचर्स होते हैं। एक तो नॉर्मली पेशेंट आएगा कि बोलेगा जब मैं लैट्रिन करता हूँ तो लैट्रिन के साथ लगकर खून आता है, ठीक है, लैट्रिन में लगा हुआ आता है, मान लो थोड़ा बहुत आ गया, ये कोई बोलेगा बूंद बूंद आएगा, लेकिन कोई आता है तो इसके अंदर अगर वो पर्टिकुलर अपने आप ही बोलता है कि जो लैट्रिन करते हुए जो खून आता है पिचकारी की तरह आता है, तो वो बिल्कुल हमारा जो है ना एग्जैक्ट फीचर्स हमारा फीचर से मिलता है। कि अगर हमने सुन लिया ना कि वो बोला कि मेरे को पिचकारी की तरह खून आता है लैट्रिन करते हुए पिचकारी, तो समझ जाओगे उसको फिशर ही है। फिर एक बार एग्जामिनेशन कर लो और क्या जाए। तो पहला कंडीशन मैंने क्या बताया कि उसको पहली क्या दिक्कत होगी, सबसे पहले उसको दर्द होगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि उसको खून गिरेगा, ठीक है, ब्लीडिंग होगी उसको। ब्लीडिंग क्या होगा, डिफिकेशन के दौरान, ऐसे नहीं कि पूरे दिन खून आता रहेगा, जब वो लैट्रिन करने जाएगा तभी उसको खून आएगा। समझ में आया? तीसरी कंडीशन, तीसरी में क्या होगा, पेशेंट बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के रास्ते में, मतलब मेरे को जो लैट्रिन का रास्ता है वहां पर सूजन सी आ रखी है। तो ये पर्टिकुलर होता है क्या है, सूजन में मेनली ये होता है कि जैसे किसी पेशेंट को मैंने अभी बताया था ना कि टैग वगैरह डेवलप हो जाता है, तो किसी पेशेंट में जो फिशर जहां पर बना है, मतलब जहां पर घाव बना उसके नीचे ना एक मांस का जो है ना टैग सा बन जाता है स्किन के बाहर से, तो वही है ना फूल जाता है, तो पेशेंट को लगता है कि सूजन हो गया, तो उसी की जो स्वेलिंग होती है उसी को बोलता है सूजन हो गया। चौथी कंडीशन पेशेंट बताएगा कि बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है, मतलब गीला गीला ऐसा कुछ निकलता है। तो इसका मेनली कारण क्या होता है कि डिस्चार्ज होगा, और बताएगा कि खुजली भी होती है। अब खुजली का कारण क्या है, तो पेशेंट बोलेगा मुझे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसको वहां से निकल रहा है गीला गीला, तो ऐसे जो कुछ गीला गीला वहां से कुछ निकलता है ऐसे, जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, तो अंदर के जो कपड़े हैं वो खराब से हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो है ना ईचिंग होती है। ये कुछ कंडीशन थी जो पेशेंट बोलेगा कि मुझको ऐसे दिक्कत होती है, तो वो समझ जाओगे उसको फिशर है। पहला मैंने बताया कि पेन होगा यानी कि दर्द, दूसरा ब्लीडिंग, तीसरा स्वेलिंग, चौथा मैंने बताया डिस्चार्ज, पांचवा बताया ईचिंग। इतना समझ में आया? अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके आगे मैं बताती हूँ कि अगर मान लो हमें पता चल गया उसको फिशर है, पता चल गया यहाँ तक हमें फिशर है, लेकिन हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया,
अगर वो इलाज नहीं करवाता है, बर्दाश्त कर लेता है, तो क्या होगा? अगर वो इलाज नहीं करवाता है तो वो आगे जाके और भी क्रोनिक डिजीज बनवा लेगा। जैसे कि जो फिशर था उसका फिस्टुला बन जाएगा। दूसरा, फिशर जाए उसकी वजह से जो एनल का ना बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा, एब्सेस बन जाएगा। ठीक है, पहले कोई घाव है नहीं होगा तो पकेगा ना, पकने के बाद एब्सेस बन जाएगा, और भी नहीं करा तो ट्रैक बना लेगा, फिस्टुला बन जाएगा, और फिस्टुला भी नहीं हुआ तो क्या होगा? एनल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पूरा पूरा एनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ पास ही नहीं हो पाएगा। जितना भी स्टूल फीकल मैटर है, जितना भी लैटिंग वगैरह, वो पास नहीं हो पाएगी, तो एनल का कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। इसलिए टाइम पे उसका इलाज करा लेना है। तो इलाज कराने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या क्या करेंगे? डॉक्टर जाके क्या कहता है? पहले कंप्लेन लेता है, फिर इंस्पेक्शन करेगा, मतलब पहले एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन के अलग प्रोसीजर होता है भाई, अपना अपना एग्जामिनेशन, उसके बाद ट्रीटमेंट देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन करने के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे हर सिस्टम का अलग अलग होता है। तो ये हमारा क्या होगा कि इंग्वाइनल रीजन का एग्जामिनेशन, मतलब इसके अंदर पीआर करेंगे, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे रेक्टल रीजन का। तो इसका एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट को नॉर्मली लेटाया जाता है, इसमें टच वगैरह नहीं करना, नॉर्मली देख के ही पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे? पेशेंट को पोजीशनिंग कराते हैं, लिथोटोमी पोजीशन में उसको लेटाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है। तो नॉर्मली अगर टैग वगैरह होता है बाहर से दिख जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखता है टैग वगैरह, अगर सूजन है, ये सब बाहर से दिख जाता है। लेकिन फिशर है, उसको प्रॉपर तरीके से देखना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? अच्छी तरह से ग्लव्स वगैरह पहन के पहले इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में टैग वगैरह ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम क्या करेंगे कि पाल्पेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हाथ से पाल्पेट करके, मतलब हाथ से छू के पता लगाया जाता है। बट फिशर एक ऐसी कंडीशन है, अगर मान लो उस पेशेंट को जहां पर फिशर है, मतलब जहां पर घाव है, वहीं पर रख के अगर हम करेंगे तो उसको और भी ज्यादा पेन होगा। इसलिए दूर से ही एनल को डायलेट करके, मतलब थोड़ा सा टच करता है, उसके बाद इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। क्योंकि अगर जितना भी फिशर है, अगर वहां पर आपकी फिंगर चली गई एग्जामिनेशन करने के दौरान, तो वहां पे फाइब्रोसिस होने का डर रहता है, और भी ज्यादा कंडीशन हो जाएगी, तो देखकर इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। और भी कई तरह के प्रोसीजर है जो किए जाते हैं, जैसे प्रोक्टोस्कोप है, बट ये बहुत ही ज्यादा, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक तरह से, क्योंकि पेशेंट जो फिशर में आता है उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता है, तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करना, तो और भी कुछ नहीं कर सकते। तो नॉर्मली इसको डिजिटल हाथ के द्वारा ही जो है ना स्किन को थोड़ा सा टच किया जाता है और रेक्टल रीजन को एग्जामिन किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर पेशेंट का जैसे क्रोनिक होता है तो उसके अंदर पीआर वगैरह करते हैं। अगर क्रोनिक है तो उसमें पीआर करा जाता है, मतलब उसको पेन वगैरह नहीं है, तो पेन अगर एग्जामिनेशन करने पे ग्रुप वगैरह फील हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ तरीके थे जिससे हमें देख के पता चल जाता है। अब एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन के बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में नॉर्मली हम क्या करते हैं? जैसे सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, तो फिशर है, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या है? दो ही तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के। एक होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? दवाई देके ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा क्या होता है? अगर दवाई से ठीक नहीं होता तो क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। तो दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। दो तरह के ट्रीटमेंट हो गए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। पहले मैं बता देती हूँ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जैसे पेशेंट बहुत ज्यादा पेन लेके आया, अब ये तो नहीं है ना हर पेशेंट की सर्जरी कर देंगे, सर्जरी करना इतना सही भी नहीं है, अलाउ भी नहीं है। ठीक है, सर्जरी सब चीज की नहीं की जाती। सबसे पहले हम पेशेंट को दवाई से ठीक करते हैं, अगर दवाई ठीक होगी तो सबसे बेस्ट है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन है, जैसे कि एनाल्जेसिक्स वगैरह दी जाती है। ठीक है, अपनी अपनी तरह से सब डॉक्टर चलाते हैं। इसके लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं, या फिर कई तरह के एनेस्थीसिया में लोकल एनेस्थीसिया, जैसे लिग्नोकैन या फिर जो भी लोकल एनेस्थीसिया होते हैं वो पेशेंट को देते हैं। क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया देने से क्या होगा? पहले तो पेन नॉर्मली अप्लाई करने को या लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट एक तो पेन में रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो मसल का स्पाज्म था, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है, जो मसल जकड़ गई थी, मसल जकड़ने की वजह से जो पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जलन हो रहा था, ठीक है, वो क्या होगा? आराम हो जाएगा। तो दो पता चला, एक एनाल्जेसिक्स दे दिया, दूसरा कुछ हमने एनेस्थीसिया दे दिया, लोकल एनेस्थीसिया। और भी तरीके हैं, जैसे कि डायलेटर। पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि एनल डायलेटर, एक डायलेटर आता है, उसके मतलब उसको यूज करो। एनल डायलेटर पर्टिकुलर जो है ना रेक्टल रीजन यानी कि लैटिन के रास्ते में लगा के उसको डायलेट करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि इंटरनल स्पिक्चर बिल्कुल कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया है, एक्सटर्नल स्पिक्चर हमने जो था ट्रॉमा होने की वजह से, तो हम डायलेट करने के लिए देते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाता है। अगर मसल रिलैक्स हो जाएगा तो एनल टोन क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर घाव भी होगा तो ज्यादा दर्द नहीं होगा, धीरे धीरे हील हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी घाव होता है, अब घाव को हील करने के लिए थोड़ी खुली जगह तो चाहिए। अगर पहले से कुछ घाव हो गया है, मान लो पहले से मेरे को घाव हो गया, मान लो हाथ पे घाव हो गया, अगर मैं उसको जकड़ के रखूंगी ऐसे तो क्या ठीक होगा? नहीं ना, इसको पहले मुझे खुला रखना होगा, रिलैक्स रखना होगा। इसी तरह से लैटिन का रास्ता है, वहां पर घाव हो गया है, एक तो घाव हो गया, ऊपर से मसल ने कॉन्टेक्ट कर लिया, अब घाव को जगह ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से ठीक होगा? तो पहले इसको हम डायरेक्ट किया जाता है, उसके बाद अपने आप हील हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो हम जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारे तरीके अपने अपने, जैसे पहला आता है लॉर्ड्स डायलेटेशन।
लॉर्ड्स प्रोसीजर भी बोलते हैं इसको, बाकी इसको एमडी के नाम से भी जाना जाता है, मैनुअल एनल डायलेटेशन प्रोसीजर। ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट को नॉर्मली पोजिशनिंग वगैरह की जाती है, लिथोटोमी पोजिशन में दी जाती है। फिर जनरल लोकल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया के, लोकल एनेस्थीसिया में भी इजीली हो जाता है ये। लोकल एनेस्थीसिया करके पर्टिकुलर इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है वो दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से जो एनालूटस को जो होता है, एनालूट के जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जो स्पास हो गया मसल को, उसको डायलेट किया जाता है। ठीक है, इसको मैनुअली एनल डायलेटेशन किया जाता है। दोनों हाथ का इसमें जो यूज किया जाता है, बोथ हैंड का, पर्टिकुलर इसमें इंडेक्स और मिडिल फिंगर के द्वारा ही एनालूट को थोड़ा सा डायलेट किया जाता है। रेगुलरली किया जाता है ये। ठीक है, जैसे कि पहले शुरू में 2-3 दिन पे, फिर एक हफ्ते पे करते हैं तो एनालूट जो होता है अच्छी तरह से डायलेट हो जाता है, इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है रिलैक्स हो जाता है, जो बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट हो गया, इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम मिलता है, मसल कॉन्टैक्ट हो जाता है, उसको दर्द में भी कम मिलता है। क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता, जलन भी कम हो जाती है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है तो सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर, बट इसके अंदर कोई किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज नहीं किया जाता, नॉर्मली एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है। एनेस्थीसिया देखिए डिजिटल हाथ के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा और भी कई तरीका है, जैसे कि इसके अंदर जो जितने फिशर थे, एक्सीजन ऑफ फिशर, जैसे फिशर का जो बेड बन गया तो नॉर्मली उसी में एक्सीजन करते हैं, उसके साथ जो नॉर्मल स्किन है और साथ में जहां पर पहले से हुआ उसको और भी ज्यादा छोड़ किया जाता है। और भी तरीका जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, पर्टिकुलर जहाँ पे फिशर डेवलप हो गया उसको हटा के वहां पे दूसरी स्किन जो ग्राफ्टिंग किया जाता है। और भी जैसे कि स्फेरेक्टोमी होती है। ठीक है, स्फेरेक्टोमी प्रोसीजर होता है, मिले 2 तरीके से होता है, एक पोस्टीरियर भी होता है और एक लेटरल भी होता है। जो पोस्टीरियर स्फेरेक्टोमी होता है ये पर्टिकुलर हम जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया के पेशेंट में भी कर सकते हैं, कि इसमें जो पोस्टीरियर स्फिंक्टर होता है ना, पोस्टीरियर साइड इंटरनल स्फिंक्टर, उसको जो ना कट किया जाता है, पार्सली कट किया जाता है। और लेटरल स्फिंक्टरोटोमी, लेटरल स्फेरेक्टोमी में क्या होता है, जो लेटरल साइड इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसको जो ना कट करते हैं, पार्सली कट करते हैं, जिसकी वजह से जो होता है हमारा अंदर का जो कॉन्ट्रेक्शन है, एनल रीजन के अराउंड का कॉन्ट्रेक्शन वो रिलैक्स हो जाएगा। मसल अगर रिलैक्स हो जाएगा, वो स्पास जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, मतलब स्पास में जकड़ाहट नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से पेशेंट को रिलैक्स होता है, फिर बाद में घाव वगैरह आराम से हील हो जाता है। ठीक है, ये कुछ तरीके थे जो हम फिशर के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि अगर किसी को फिशर हो गया है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। साथ ही हम कुछ एडवाइस भी देते हैं, जैसे कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि सबसे पहले लेटिंग में ज्यादा जोर नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि पहले से अगर उसको फिशर डेवलप है और लेटिंग और जोर लगा करेगा तो पहले जहाँ घाव हुआ और भी ज्यादा घाव हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या उसको कई तरह के लैक्सेटिव वगैरह, मतलब जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, ताकि जिससे स्टूल आराम से निकल जाए, वो दिया जाता है, ताकि स्टूल आराम से जाए, वहां बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ट्रॉमा नहीं होगा, आराम से हील हो जाएगा। ठीक है, वरना पेशेंट और भी ज्यादा क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है। दूसरी एडवाइस में क्या देते हैं कि हॉट सीज बाथ एक अच्छा प्रोसीजर है। इसमें नॉर्मली पेशेंट को बोलते हैं कि एक टब है नॉर्मल, उसमें पानी लेना है, गुनगुना पानी, जिसमें कि वो आराम से मतलब सहने लायक जो पानी होता है उसमें बैठ सके, कमर से नीचे आराम से उसमें बैठ सके। ठीक है, जो पेरिनेल रीजन पूरा का पूरा उसके अंदर लाई कर सके। तो हॉट सीज बाथ में नॉर्मली एक टब वगैरह में पानी लिया जाता है, हल्का गुनगुना, उसके अंदर या तो फिटकरी डाल लो, अगर फिटकरी नहीं तो बिटाडीन वगैरह, जैसे कि सबका अपना अपना प्रोसीजर होता है। जैसे फिटकरी अच्छा काम, फिटकरी भी बहुत ईजी आराम से भी मिल जाता है, फिटकरी डाल लो थोड़ा सा, ठीक है, एक चुटकी या उससे थोड़ा सा ज्यादा फिटकरी डाल के उसके अंदर सुबह शाम पानी में बैठने के लिए बोला जाता है, कम से कम 5 से 7 मिनट ये बैठना है। ठीक है, उसके बाद अच्छे से साफ वाफ करके जो भी दवाई वगैरह दी जाती है वो लगाई जाती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ तरीके थे जिससे फिशर से बचा जा सकता है। या फिशर क्या होता है, जिसको पता नहीं था कि फिशर आखिर होता क्या है, ये कौन सी बीमारी है, इससे बहुत लोग डरते हैं ना कि ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो सबको पता होना चाहिए कि फिशर है क्या, फिशर फिशुला पायल्स सब क्या होते हैं, पता होना चाहिए। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल एक घाव को बोला गया है, एक घाव ही है, बट एक अलग रूट पे जहाँ हील करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जल्दी हीलिंग प्रोसेस नहीं होता है। तो इसके बारे में मैंने आज को आपको बताने की कोशिश की है। आई होप सबको समझ में आया होगा कि फिशर नॉर्मली है क्या। ठीक है, मैंने अच्छा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिशर क्या होता है और मेनली क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसको किस तरीके से मतलब ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है, जिसमें एनाल्जेसिक्स वगैरह मैंने बताए थे, अदरवाइज सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कुछ बताए थे, बाकी कैमेडी वगैरह। ठीक है, ये सब बताया था। तो फिशर्स के बारे में सभी को समझ में आ गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।